नमस्कार दोस्तों। आपने अमजद अयूब मिर्ज़ा जी को बड़ी बार देखा होगा। पीओके के ऊपर बड़ा खुलकर बात करते हैं और ये एक मुहिम चला रहे हैं कि पीओके अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इट शुड मर्ज विद इंडिया। और ये ड्यू जो है बहुत देर से है, 75 सालों से पेंडिंग काम है, इसे पूरा कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही लोगों ने पूछे भी मेरे से कि आपसे इनके ऊपर राय चाहिए कि क्या होगा। हमने देखा कि कई बार वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, भारत के झंडे भी हमने फहराते हुए वहाँ पे देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिर्ज़ा जी को वेलकम करते हैं कि सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो टुडे। बहुत देर के बाद आपका टाइम मिला है आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। सर, आप कई बार बोलते हैं कि पीओके जो है वो भारत में मर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन एक ही है जो लोग भी पूछते हैं कि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है, आपने देखा ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स वहाँ की डेमोग्राफी जानबूझकर चेंज कर दी गई। वहाँ पर पंजाबियों को बसा दिया गया है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, जो कश्मीरी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है या सप्रेस्ड है। सर, ये जो पंजाबी सेटलमेंट्स है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे अगर कहीं पीओके आपने मर्ज भी कर दिया भारतीय कश्मीर के साथ? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो इलाका है पीओजेके का, ये वेस्ट जम्मू है। तो यहाँ पे कश्मीरी आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पे बेसिकली सारे डोगरे हैं और पहाड़ी लोग हैं, ठीक है ना। अब आपका जो सवाल है पंजाबियों का, पंजाबियों के साथ साथ यहाँ पश्तूनों को भी सेटल किया गया है गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। तो इस वक्त ये तकरीबन कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में 25% जो है वो सेटलर्स हैं, जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से एक बड़ी तादाद जो है वो पीओजेके में भी है। तो जो वहाँ ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने शादियां कर ली हैं, घर बसा लिए हैं, बिजनेस चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न हो कि उनको वहाँ से जो है निकाला जाए। अगर वो रहना चाहें तो वो नए देश में मोस्ट वेलकम है, और अगर वो नहीं रहना चाहते तो दे कैन रीलोकेट टू पाकिस्तान। तो वो डेमोग्राफी का मुझे इतना मसला नहीं लगता। जो मेन मसला है वो है जो जहादी हैं और जो मदरसे हैं और जो वहाँ की रेडिकल मानसिकता वाले लोग हैं, वो ज्यादा कंसर्निंग है मेरे लिए कि उसको कैसे हम टैकल करेंगे। जी सर, जो मेरा क्वेश्चन भी था वो यही था। जो पंजाबियों की मैं बात करता हूँ, बेसिकली ये रेडिकलाइज लोग हैं। और आपको नहीं लगता कि अगर आप कभी मर्ज करने की बात भी करते हैं तो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जानबूझ के बिछाया गया उनको पीओके के अंदर? क्या जो हमास ने जो कुछ इसराइल में किया, क्या वही चीज़ वो भारत में नहीं करेंगे क्या? और इसको टैकल करने का तरीका क्या है फिर? देखिए, जो हमास ने इसराइल में आज की तारीख 7 अक्टूबर को किया पिछले साल, हम्म। वो तो पाकिस्तान पीओजेके से हर रोज ही कर रहा है। हर रोज ही घुसपैठ होती है पाकिस्तान से। कौन सा दिन है जब घुसपैठ नहीं होती, एनकाउंटर्स नहीं होते? तो वो तो खत्म ही उस वक्त होगा जब पीओजेके भारत में शामिल होगा, और उसके बाद वहां पे एक बड़े पैमाने पर जो है वो किया जाएगा, सफाया किया जाएगा टेररिस्ट कैंप्स का, लॉन्च पैड्स का। लेकिन ये जो मसला है ना, इसका जो आप कह रहे हैं, वो इस तरह सुमित जी के 100% इंटीग्रेशन से पहले एक ट्रांजिशनल फेज आनी चाहिए। और वो ट्रांजिशनल फेज ये होनी चाहिए कि जो इस वक्त बॉर्डर एलओसी स्टेटस को मेंटेन रखते हुए, वीजा वगैरह आसान करके, पीओजेके को इंडिया में शामिल करने के बाद इसको 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए एक अलहदा स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाए अंडर गवर्नर्स रूल। और वो जो है फिर यहाँ, क्योंकि डेवलपमेंट भी बड़ी जरूरी है ना, डेवलपमेंट कोई नहीं है, तो वो फिर डेवलपमेंट को देखे, वो इस रेडिकलाइजेशन को सॉर्ट आउट करे, सारी चीज को सॉर्ट आउट करे।
और फिर ओपन बॉर्डर करके तो उसको फुली मर्ज करें। तो तीन किस्म की यूनियन की बात यहाँ हो रही है। एक है पॉलिटिकल यूनियन, एक है मॉनेटरी यूनियन, और एक है आपकी इकोनॉमिक यूनियन। तो जो पहली फेज है वो होनी चाहिए हमारी पॉलिटिकल यूनियन। ये पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए इसके साथ, यानी वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी अडॉप्ट द इंडियन फ्लैग, वी अडॉप्ट द इंडियन judicial system, etc., and at the same time we wait for the monetary union, we wait for the territorial complete integration, territorial integration, we wait for that. It has to be done in steps. मेरा ये मानना है जी। सर, अब आपने एक चीज़ बोल दिया, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। आपने बोल दिया एक स्पेशल स्टेटस पीओके को मिलना चाहिए। ओ भाई, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया था, मिलना तो नहीं सिर्फ चाहिए, हमारा देखिए 75। नहीं, वो वाला और स्पेशल हाँ, स्टेटस है, ये और है, ये वो वाला स्पेशल स्टेटस नहीं है। स्पेशल स्टेटस से मेरा मतलब है कि एक डिफरेंट स्टेटस होना चाहिए अदर देन जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट्स। यानी कि एक किस्म का आप यूं समझ लें इन बिटवीन कन्फेडरेशन एंड फेडरेशन वाला स्टेटस, जहां पे हाँ, ये इंडिया का हिस्सा है लेकिन एट द सेम टाइम मूवमेंट जो है, पॉपुलेशन की मूवमेंट जो है वो अंडर चेक हो। यहाँ पे गवर्नर राज हो, दिल्ली से डायरेक्ट इसको गवर्न किया जाए और 5-10 साल लगा के इसको हार्मोनाइज किया जाए। देखे ना, जिन लोगों ने आज तक हिंदू नहीं देखा, पीओजेके में लोगों ने आज तक हिंदू नहीं देखा, जो नई नस्लें हैं उन्होंने सिख नहीं देखा, उन्होंने तो एक ही चीज देखी है कि इंडिया दुश्मन है और हिंदू काफर है। तो आप वो कल्चरल शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर जो है आपको एक 5 से 10 साल का पीरियड चाहिए होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान होगा। वो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक पीओजेके के लोगों के लिए होगा कि जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट, इतना सेकुलरिज्म, इतना हिंदू भी हैं, अच्छा यहाँ हिंदू भी हैं, अच्छा ये सिख भी हैं, वो एक कल्चरल शॉक होगा उनको। उसको जो है वो सस्टेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए तबाही को ये टूरिस्ट इलाके खोले जाएं ताकि हिंदू आए अपने मंदिरों को देखने, लोग हिंदू सिख और दूसरे लोग इंडियंस जो है सिटीजन्स वो आना जाना उनका शुरू हो, ताकि एक जिसे कहते हैं ना फेमिलियरिटी विद द अदर का जो है, जो मिसिंग थी चीज, उसको दोबारा से करके हार्मोनाइज करके तो फिर 100% जो है इंटीग्रेशन की जाए। जी, ये स्पेशल स्टेटस है, मैं वो वाले 370 वाले स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहा। तभी मैं क्लैरिटी लिया है। अच्छा, सेकेंडली अब देखिए, जो अगर हम करेंसी का देखें या हम अपनी इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है उसके ऊपर देखते हैं, तो जो पीओके के अंदर जो उनकी सिचुएशन है वो तो दरिंदगी वाली सिचुएशन में लोग रह रहे हैं वहाँ पर। जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप देखिए कितनी तरक्की है। ठीक, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग तो वहाँ पर जब घूमने फिरने जाते हैं हर एक साल में, तो अरबों रुपए वहाँ पर लोगों की जेबों में आ रहा है। तो जो ये इम्पैरिटी है, जो एक बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, जब ये दोनों मर्ज होंगे तो उस पैरिटी को बराबर कैसे लेके आया जाएगा, ये क्वेश्चन है जो मुझे बड़ी बार तंग करता है। देखें, पीओजेके के लिए हमें इंडिया से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए, ठीक है ना। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बजट के हमें वो क्या देते हैं या क्या लेते हैं। हमारे पास 3 ट्रिलियन रुपीस की नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। हमारा पानी जो है वो पाकिस्तान को जो जाता है, बिजली जो हम देते हैं उनको 5000 मेगावाट, हमारी सिर्फ 400 मेगावाट की जरूरत है। बाकी जो 3000 3,500 मेगावाट बिजली है वो तो हम बेचेंगे, तो वो पैसे तो हमारे अकाउंट में आएंगे, जो कश्मीर का हमारा अकाउंट होगा उसमें। फिर हमारे जंगलात हैं, फिर हमारी हर्ब्स हैं, फिर टूरिज्म है। आबादी हमारी कुल जो है वो 40-45 लाख है, ठीक है ना। तो 40-45 लाख की आबादी
लाइम, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, रूबीज, एमरल्ड्स, इसके ऊपर बैठी हुई। तो हमें तो सिर्फ पावर चाहिए, आजादी चाहिए कि हमारे इख्तियार में हो हमारे रिसोर्सेज। तो हम अपने रिसोर्सेज, हमें इंडिया से क्या चाहिए? हमें इंडिया से टेक्निकल नो हाउ चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, जजेस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, पुलिस के लोग चाहिए जो ट्रेनिंग दे वहां, रोड एंड ब्रिजेस के बिल्डिंग के लिए लोग चाहिए। उनको हम पैसे देंगे, वो हम इंडिया से वो डिपोटेशन पे आए, उनको तनख्वाहें हम देंगे पीओजे के खजाने से, वो कोई मसला नहीं है। इंडिया से हमें पैसे नहीं चाहिए, इंडिया से हमें कोई खुराक मुफ्त की नहीं चाहिए, वो भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन टेक्निकल जो हमें बैकवर्ड रखा गया है कि हमारे पास इतने इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इसके लिए हम हायर करेंगे इंडिया से लोगों, और वो आए और हमारे लोगों को ट्रेन भी करें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने में हमारी मदद करें। कि भाई एक हॉस्पिटल हम चाहते हैं बनाएं, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद, मीरपुर में, कोटली में बनाना है, तो उसके लिए वो आए, बताएं कि कैसे बनेगा, उसका पूरा आर्किटेक्चर दें, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का दें मैप, बाकी लेबर भी हमारी होगी, पैसे भी हम देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो पीओजेके की इंटीग्रेशन जो है वो इंडिया के ऊपर किसी किस्म का भी इकोनॉमिक बर्डन नहीं है, बल्कि वो उसको इंडिया को फायदा ही होगा पीओजेके से। जी। बट मिर्जा जी, अगर इतना ही बेनिफिशियल है पीओके, तो पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि उन्होंने इतने रिजर्व्स को बेकार में छोड़ा हुआ है, कोई माइनिंग नहीं हो रही वहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तरक्की नहीं है। क्या वो माइनिंग नहीं कर सकते? जब वो बलूचिस्तान में कर सकते हैं तो क्या वो पीओके के अंदर नहीं कर सकते? या इतने बेवकूफ़ लोग हैं वहाँ के ऊपर? माइनिंग तो हो रही है पाकिस्तान के जो मिलिट्री है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू माइनिंग तो बराबर जारी है। हमारी रूबीज जो है, बिलियंस ऑफ रुपीस की रूबीज जो है वो हर साल वहां से खोद के लूट रहे हैं। हमारे जंगलात जो है 53 बिलियन डॉलर्स अब तक वो लूट के लेके जा चुके हैं। लूट मार तो हमारा पानी लूट रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा जो रिसोर्स है वो लूट रहे हैं। तो लूट तो वो रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि ये लूट मार वो बंद हो जाएगी तो ये जो है सारी पैसा, इनकम वगैरह, ये सारी फिर हमारे पास आएगी तो हम इससे डेवलपमेंट करेंगे। हमारे तो 40 लाख लोगों को काम करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो उनको पर हेड 1 लाख रुपया महीने का अपने कौमी खजाने से दे सकते हैं। हमारे पास तो इतनी दौलत है। मिर्जा जी, मुझे एक दो क्वेश्चन आखिरी हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हम परसेंटेज में देखें, जो आप कहते हैं कि यार पीओके के लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आजकल जब आपने बताया कि अक्टूबर 11 को भूख हड़ताल भी होने वाली है, पहली बात है कि इसका इफेक्ट कितना है, और दूसरा कितना परसेंटेज ऑफ पीपल जो पीओके के हैं वो इस चीज को करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन विद इंडिया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ साल पहले तनवीर अहमद साहब हैं, उन्होंने कई साल इस पे काम करके तो एक उन्होंने सेंसस किया था कि कितने लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, कितने लोग पाकिस्तान के साथ, और कितने लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो उसमें 70% अबव जो थे वो इंडिपेंडेंस के लिए लोग थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं आपको बात ये जिक्र करना चाहूंगा कि आज का दौर जो है ये है नैरेटिव्स की जंग का दौर। और राइट। जो नैरेटिव की जंग पहले, अब हमें सबसे पहले पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में नैरेटिव की जंग जीतनी है। अगर वो जंग हम नहीं जीतते तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, वो बैकफायर करेगा। वही लोग जो नैरेटिव की जंग हम अगर जीत जाते हैं तो विलिंगली ज्वाइन करेंगे इंडियन यूनियन को। वही लोग अगर नैरेटिव को हम अल्टरनेट नैरेटिव सामने नहीं लेके आते और उसको यूनिवर्सल बुनियादों पे एक्सेप्टेबल नहीं बनाते, तो यही लोग इंडिया के विरोध में आ जाएंगे सामने। तो ये
नैरेटिव्स का है। अब उसमें मैं समझता हूँ कि हम इतना तो कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान के साथ तो मेजॉरिटी जाना नहीं चाहती, ठीक है ना। और इंडिया में जो डेवलपमेंट है ये उसको देख के भी यंग जनरेशन को बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है उसका, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी पीओजेके में यूनिवर्सल जो एक होता है डिमांड कह लें, या एक विश या विलिंगनेस कि हम इंडिया में शामिल हो जाएं, वो अभी मौजूद नहीं है वहां। वो नहीं है, और इसी के लिए ये एक कंसर्न भी है। शायद इसीलिए अभी मोदी जी चुप हैं कि भाई इसको करना है तो कब करना है, करना तो है ही है। और आप नहीं जैसे नहीं, वो लोग बैठे इसलिए हैं, चुप एक नहीं है, एक्टिविस्ट वो है। इसलिए चुप नहीं है, मोदी जी इसलिए चुप नहीं है। देखें, कश्मीर का और क्या मसला जो रीजन? है ये दो कंट्रीज का मसला नहीं है, ये बहुत गहरा मसला है। और ये 1947 में जो अंग्रेजों और अमेरिकन ने इस साउथ एशिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मिडिल ईस्ट का बनाया था, जिसमें इसराइल की स्टेट भी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान पे कब्जा शामिल है, जिसमें पीओजे पे कब्जा, ये कश्मीर की जंग शामिल है, ये उस वक्त का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था ये उसका हिस्सा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट गेम। अब इसको मोदी जी अगर कश्मीर लेना हो तो 2 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या मोदी जी अंग्रेजों और अमेरिकन के 1947 वाले वर्ल्ड ऑर्डर को अथल पथल करने की शक्ति रखते हैं? इट्स नॉट अबाउट हम्म। पाकिस्तान। टेकिंग बैक पीओजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान इज directly comes brings India into confrontation with Americans and with the British. Forget about the Chinese, but directly because it is their world order. तो सवाल ये नहीं है कि मोदी जी शायद हमारी मानसिकता के चेंज होने की देख रहे हैं, वो हो भी जाए। कई दफा लोगों हमने अब तो बेशुमार ऐसे मौके आए हैं जिसपे आजाद किया जा सकता था इसको, लेकिन वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आप उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं जो आपके पुराने आकाओं ने यहां बना के छोड़ के गए हैं, पूरी तरह से नहीं गए। अंडरस्टूड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर आखिरी क्वेश्चन, अब चाइना का रोल भी है इसमें। चाइना का पूरा सी पैक इस एरिया से निकल के जाता है। अगर आप कहते हैं कि भाई इसको मर्ज कर दिया जाए, चाइना इतनी आसानी से तो अपने हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट $50 बिलियन का निकलने नहीं देगा, उसको कैसे टैकल किया जाएगा? मैं बार बार ये कहता रहा हूं, पिछले 4 साल से ये कह रहा हूं कि भारत को और चाइना को आपस में बैठ के इस मसले को तय करना चाहिए। चाइना क्या चाहता है? चाइना सिक्योरिटी चाहता है। बेल्ट एंड रोड जो गिलगित बल्तिस्तान का है, एक सड़क चाहिए वहां से अस्तोर से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से जम्मू कश्मीर में, तो सी पैक इंडिया के साथ जुड़ जाता है, या इंडिया सी पैक के साथ जुड़ जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि बैठ के चाइना के साथ बात करें, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया चाइना को इस नेगोशिएशन करे कि अभी सी पैक पे क्या हमारी होगी अंडरस्टैंडिंग इस रूट पे, वरना वही हिसाब होगा जो गाजा में हो रहा है। क्योंकि गाजा की और इजराइल की जो लड़ाई पिछले साल शुरू हुई 7 अक्टूबर को, आज के दिन, वो भी तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर शुरू हुई। वो उसका ये मुस्लिम और यहूदी का मसला नहीं है, ये मसला है कि इंडिया और का रास्ता जो है वो ईरान ब्लॉक करना चाहता है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक इस कॉरिडोर जो यहाँ से मुंबई और ये क्या नाम यूरोप है, का क्या रहा है? गुजरात से, बंदरगांव से सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन, हाइफा, इजराइल में, तो ये उसके G20 की जो लास्ट ईयर सितंबर में मीटिंग हुई थी उसके फौरन बाद ये अटैक करवाया गया, और आज वो तबाह बर्बाद हो रहा है वो इलाका। तो फिर या तो ये कर लें आप जो गाजा में हो रहा है, फिर यही बनेगा यहाँ। तो उससे बेहतर ये है कि बैठ के बात करें। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी
वो भी ट्रेड रूट्स और मंडियों के ऊपर हुई थी। आखिर सबको बैठना पड़ा ना, लीग ऑफ नेशन बनानी पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मन जो है वो इंपीरियलिज्म अपना असर रसूख चाहता था, मंडियां चाहता था। वेस्ट ये बाकी नहीं थे, फ्रांस और इंग्लैंड नहीं दे रहे थे उसको। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, करोड़ों लोग मारे गए उसमें। आखिर में फिर बैठना ही पड़ा ना, यूनाइटेड नेशंस बना के सबको इकट्ठे बैठना ही पड़ा ना। तो आज तो हमें जंग का तो सोचना ही चाहिए, आज तो हमें बैठ के सारी बातें करनी चाहिए तय। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, ये जंगें चलती रहेंगी। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो जनता का हो रहा है। तो ये जब कल आपने जंग करने के बाद बैठना है तो उससे पहले ही बैठ जाओ, बात कर लो। ये जो 5-7 बड़े बड़े बदमाश हैं, माफिया हैं, ये बैठ जाए ना कि अच्छा भाई ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, खत्म होगी बात। जंग की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सबको बैठ के पहले ही बात कर लेना चाहिए कि किसने कौन सा हिस्सा लेना है। आप ले जाइए, हम अपना हिस्सा ले जाते हैं और स्यापा मुकाओ। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। बट मिर्जा जी बिल्कुल बात सही है, ये मैटर इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मल्टीपल डायमेंशंस हैं। मोदी जी के लिए मैं समझता हूँ कि बाएं हाथ का खेल है, बट कुछ ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं जिसको अभी ठीक करना ज़रूरी है। और देखते हैं अभी नवंबर में अमेरिका के इलेक्शंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद भी कुछ डायनामिक्स चेंज होने की पोजीशन हो सकती है। एंड देन अगेन विल टच बेस ऑन दिस। थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आप ये जो जील के साथ आप लगे हुए हैं इस काम के लिए, और हम भी पूरी प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ये जील है ये पूरी हो और जल्दी से आपकी भी प्रॉब्लम खत्म हो और हमारी भी खत्म हो। थैंक यू सर। थैंक यू जी, जय हिंद।